फिर से IAS जैन पर स्वागत। और देखा जाए हम लोग यहाँ पे 20 क्वेश्चन तक कर लिए थे, जो साइंस का क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। अब इसके बाद देखा जाए फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग 21 क्वेश्चन से। तो इसमें हम लोग डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के वही यहाँ पे लिए गए हैं। तो पॉसिबिलिटी रहेगा आपको एग्ज़ाम में आने का, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे यानी कि 21st क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला है कि काला जार, जैसा डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो काला जार किससे होता है? अब देखा जाए काला जार आप लेशमैनियासिस बोला जाता है, बेसरल लेशमैनियासिस इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये किससे होता है और क्या यहाँ पे कौन सा वेक्टर है जो सेपरेट करता है? तो यहाँ पे आपको सैंड फ्लाई आता है, जिसे हम लोग यहाँ पे संक्रमित यानी कि इन्फेक्टेड होना चाहिए फीमेल सैंड फ्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट का थर्ड हो गया, ठीक है। दूसरा देखा जाए स्लीपिंग सिकनेस बोला जाता है, जिसे निद्रा रोग बोला जाता है। अब निद्रा रोग किससे है रिलेटेड, कौन सा यहाँ पे वेक्टर है जो इसे सेपरेट करता है? तो आपको पता होगा सीसी फ्लाई होता है, जिसे हम लोग सीसी मक्खी भी बोलते हैं, ठीक है। तो उससे आपको स्लीपिंग सिकनेस होता है। फाइलेरियासिस आप जानते हैं, बहुत फेमस है। फाइलेरियासिस किससे होता है, जिसे हम लोग एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं। तो ये किससे होता है? तो यहाँ पे ये फीमेल क्यूलेक्स मच्छर से। मॉस्किटो वाले सारे आपको याद रहना चाहिए। एडीज क्या फैलाता है और आपको क्यूलेक्स क्या फैलाता है, एनाफिलीज क्या फैलाता है। एनाफिलीज आपको मलेरिया फैलाता है ज़्यादा, क्यूलेक्स जैसे यहाँ पे है आपको फाइलेरियासिस फैलाता है, ठीक है। एडीज आपको डेंगू फीमेल एडीज है। तो ये आपको यहाँ पे मैच करा दिया गया। और इससे रिलेटेड देखा जाए डिटेल में लिखा हुआ है कि सैंड फ्लाई काला जार को सेपरेट करता है, जिसे हम लोग लेशमैनिया डोनोवेनिया नाम के उसी से होता है, जो प्रोटोजोअन होता है लेशमैनिया। आप लेशमैनिया ही याद रख सकते हैं, वैसे नीट वगैरह स्टूडेंट के लिए कंप्लीट याद रखना पड़ता है। लेशमैनिया डोनोवेनी इसी प्रोटोजोअन से होता है। और इसका वेक्टर आपको फीमेल सैंड फ्लाई, जिसे हम लोग अगर आपको इसे याद रखना है तो ये भी मतलब हायर या नीट के स्टूडेंट के फैलोटोमस बोला जाता है इसे, ठीक है। तो इसने हमने डिस्कस कर दिया। अब सीसी फ्लाई यानी कि स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमा की वजह से होता है। और ट्रिपैनोसोमा देखा जाए इसमें ब्रूसाई होता है, मेनली ट्रिपैनोसोमा ब्रूसाई। ये भी प्रोटोजोअन होता है। तो ट्रिपैनोसोमा ब्रूसाई से फैलता है क्या, सीसी मक्खी से फैलाता है स्लीपिंग सिकनेस। क्यूलेक्स फीमेल क्यूलेक्स एलिफेंटियासिस, और जिसे हम लोग बाउचीरिया ब्रोंकोफाइटिस होता है उसी की वजह से। तो यहाँ पे क्यूलेक्स मच्छर इसे सेपरेट करता है, जिसमें बहुत ज़्यादा नींद आती है, हेडेक होता है, मानसिक मतलब कन्फ्यूजन होता है, ऐसा डिजीज में होता है इसका सिम्टम। डेंगू हो गया, एडीज मॉस्किटो होगा, जिसे हम लोग डेंगू वायरस बोलते हैं, ठीक है। और डेंगू के देखा 4 यहाँ पे डेंगू B1 2 ऐसे करके होता है, हम लोग डिजीज में डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे एडीज मॉस्किटो से फैलाता है। तो आप यहाँ पे याद रखने के लिए काला जार है, जिसे सैंड फ्लाई, निद्रा रोग है तो सीसी, फाइलेरियासिस क्यूलेक्स, और डेंगू एडीज मॉस्किटो फैलाता है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगर आप वेक्टर हो गया और कौन सा मतलब रोगजनक होता पैथोजन, वो भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। जैसे काला जार हो गया, स्लीपिंग सिकनेस हो गया, फाइलेरियासिस हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया। चिकनगुनिया वायरस होता है, वो भी एडीज मॉस्किटो ही सेपरेट करता है। तो आपको थोड़ा सा ये सारी चीज़ें याद रखना होगा, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है। अब नेक्स्ट आते हैं आपको नेक्स्ट 22 नंबर के क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन तो लगभग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब आया हुआ है, समझ लीजिए ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अगर देखा जाए HU हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के एग्ज़ाम में ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए आया है। तो इसे आप मतलब मिस मत करिएगा, इसे हम लोग समझते हैं डिटेल में।
सबसे देखा जाए यहाँ पे महामारी किसे बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में एपिडेमिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एपिडेमिक। इंग्लिश वाला वर्ड आपको बहुत सुने होंगे, इसलिए हम इंग्लिश यहाँ पे लिख रहे हैं, महामारी एपिडेमिक। स्थानिक जैसे हम लोग इंडेमिक बोला जाता है, इंडेमिक बोला जाता है। ये मतलब स्पेलिंग पे आप ध्यान रखिएगा। और जो विश्व हमारी हो जाता है, पूरे मतलब विश्व में फैल जाता है, जैसे कोरोना वायरस हो गया, तो उसे हम लोग पैंडमिक बोलते हैं, पैंडमिक बोलते हैं। और एक जूनेटिक यहाँ पे दिया गया है मैचिंग में, जो एनिमल से रिलेटेड होता है, जिसे हम लोग जूनेटिक डिजीज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको मैच करना है। तो सबसे पहले एपिडेमिक मीन्स क्या होता है, यहाँ पे आपको मीनिंग बताना है, उसका मीनिंग कहाँ तक जाता है एपिडेमिक। एपिडेमिक देखा जाए, जैसा यहाँ पे एपिडेमिक है, महामारी है, तो एक स्पेसिफिक रीजन पे ही हो जाता है। मतलब जब किसी विशेष क्षेत्र में किसी रोग के मामले सामान्य अपेक्षा से, मतलब कह सकते हैं सडन इंक्रीज होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडेमिक। जैसे प्लेग वगैरह, डेंगू आउटब्रेक होता है, ये सब मतलब एपिडेमिक के कैटेगरी में आता है। तो इसे हम लोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या में किसी रोग के मामले का सामान्यतः अपेक्षित संख्या से अधिक होना, उसे बोला जाता है। दूसरा आता है इंडेमिक। अब इंड से रिलेटेड है, तो ये पॉपुलेशन, मतलब पर्टिकुलर रीजन कह सकते हैं पॉपुलेशन में, मतलब ऐसे पॉपुलेशन में जो बहुत लिमिटेड हो, पर्टिकुलर हो उसे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड, तो जब रोग जो किसी विशेष क्षेत्र में, यानी कि पर्टिकुलर एरिया में या जनसंख्या में स्थापित रूप से विद्यमान रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंडेमिक बोलते हैं। ठीक है। जैसे मलेरिया वगैरह, ये मतलब कुछ ही क्षेत्र में रहता है, जहाँ पे ट्रॉपिकल एरिया में ज़्यादातर मलेरिया फैलता है, आप जानते हैं, वहाँ पे मॉस्किटो होता है, तो उसे हम लोग इसी इंडेमिक डिजीज़ के रूप में जानते हैं। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है पेंडेमिक। पेंडेमिक कभी कभी हमें सुनाई देता है, यानी कि विश्वमारी, जो पूरे विश्व में फैल जाता है, महाद्वीपों में फैल जाता है, कई महाद्वीपों कई देशों में फैल जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेंडेमिक डिजीज बोला जाता है। तो एपिडेमिक का कई क्षेत्र में, यानी कि एपिडेमिक, ये महामारी जो था, ये कई क्षेत्रों में या महाद्वीपों में मतलब फैल जाता है, तो हम लोग क्या कहते हैं इसे? पेंडेमिक कहते हैं। जैसे अब ये तीनों टर्म को रिलेट कर सकते हैं। एक हमारे पास इंडेमिक है, उसके बाद आ जाएगा एपिडेमिक आ जाएगा, मतलब बड़े क्षेत्र, मतलब लोअर से हायर साइड में हम जा रहे हैं, एपिडेमिक हो गया, एपिडेमिक हो गया। उसके बाद आपका पेंडेमिक आ जाएगा। पेंडेमिक मतलब ये एरिया के हिसाब से हमने यहाँ पे बताया, हमने बोला कि ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में समझ लीजिए आया हुआ है। और ये देखो जूनेटिक हो गया, मतलब जो जैसे रेबीज हो गया, निपाह वायरस होता है, बर्ड फ्लू होता है, ये मतलब एनिमल से मनुष्यों में फैलता है, ह्यूमन में फैलता है, तो उसे हम लोग जूनेटिक बोला जाता है। यानी कि ऐसे रोग जो क्या होता है, जानवरों और मनुष्यों के बीच फैलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जूनेटिक बोला जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे टाइम दिया। तो इसको देखा जाए, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, हमने आपको डिस्कस कर दिया। ठीक है, ये हम PDF आपको प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक नीचे दे देते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं पूरा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 23 नंबर का। ठीक, अब 23 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, अब इसमें बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत बार बार एग्जामों में आता है, वही क्वेश्चन है मतलब यहाँ पे। तो इसमें देखा जाए सबसे पहले निकट दृष्टि दोष, जैसे यहाँ पे टर्म है निकट दृष्टि दोष, मतलब निकट के जो मतलब नज़दीक होगा वहाँ पे आपको क्लियर दिखाई देगा, वहाँ पे कोई भी आपके आँख में दोष नहीं होगा, जिसका इंग्लिश बहुत फेमस है मायोपिया। जैसे हम लोग जो स्टूडेंट होते हैं उनको ज़्यादातर होता है, इसलिए इसको स्टूडेंट मायोपिया बोलते हैं, क्योंकि स्टूडेंट पास की चीज़ों को ज़्यादा देखता है, दूर को कम देखता है, तो उसके जो रेटिना पे इमेज पड़ता है बिफोर पढ़ने लगता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मायोपिक बोला जाता है। तो यहाँ पे मायोपिक कैसे करेक्ट किया जाता है, कौन लेंस लगा के करेक्ट किया जाता है, वो हमारे लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो
आप एक याद रखेंगे सब याद हो जाएगा, ऐसे याद कर सकते। मायो कॉनकेव, मायो कॉनकेव। तो मायो कॉनकेव मतलब अगर देखा जाए मायो कॉनकेव अवतल लेंस, जो यहाँ पे लिखा कॉनकेव लेंस की वजह से। अब दूसरा इसका दूर दृष्टि दोष, जो 40 एज के बाद आता है, मतलब उनको नज़दीक में दिखाई नहीं देता, ठीक है, लेकिन दूर की चीज़ें साफ साफ दिखाई देता है, जिसे हम लोग इसके उल्टा जो लेंस होता है, जिसे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, वो लगा के सही कर सकते हैं। एक होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस लगाने पे सही होता है, और इसे हम लोग अबिंदुता बोलते हैं। इंग्लिश बहुत टफ है, हिंदी बहुत आसान, हिंदी बहुत टफ है, इंग्लिश बहुत आसान है। एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं, एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, हम लोग सिलेंड्रिकल लेंस लगाते हैं, उसमें मिक्स रहता है कॉनकेव कॉन्वेक्स का, जिसको मतलब कह सकते हैं एंगल एरर वगैरह रहता है, उसको लगाया जाता है। तो ये आपको हमने बता दिया, और फिजिक्स से रिलेटेड होता है, क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में आता है। तो डाइवर्जेंट लेंस, कन्वर्जेंट लेंस आप सब जानते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे मैच भी है। डिटेल में आपको निकट मायोपिया के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस लगाएंगे, और हाइपर मायोपिया को बोलते हैं तो इसे कॉन्वेक्स लेंस लगा, एस्टिग्मेटिज्म को हम लोग सिलेंड्रिकल लेंस लगा के सही कर सकते हैं। मतलब ये इरर होता है, बहुत डिजीज़ की कैटेगरी में नहीं जाया जाता है, ये मतलब बस आई इरर बोला जाता है इसे, ठीक है, आँख में इरर हो गया। तो वो किसकी वजह से होता है, बिफोर रेटिना इमेज बनने से, आफ्टर रेटिना वगैरह इमेज के कहाँ पे बन रहा है उसके रिस्पेक्ट में होता है। अब देखा यहाँ पे जो आपको सिलेबस में दिया गया है, इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके लिए पौधे की वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन मैक्रो न्यूट्रिएंट है। जैसा आप पढ़ेंगे तो 2 टाइप के न्यूट्रिएंट होते हैं, एक मैक्रो के टर्म से है कि मतलब जो लार्ज अमाउंट में होगा, मतलब अधिक होगा। अब अमाउंट कितना होगा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ अगर आप मतलब बॉटनी का स्टडी करते हैं तो वहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट होता है कितना माइक्रोन से, मतलब अमाउंट मिलीग्राम से कितना ज़्यादा होगा तो हम मैक्रो बोलेंगे, कितना कम होगा माइक्रो बोलेंगे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है माइक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन है, माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट पूछा जा रहा है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में यहाँ पे क्वेश्चन में पहले सबसे पहले ऑप्शन हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे जिंक, ये पोटेशियम दिया है, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट लिखा है। ये अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट लिखा है तो ये सही है, यहाँ पे पोटेशियम हो जाएगा, और बाकी यहाँ पे सब सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट हो। तो पोषक तत्व के पदार्थ जिनकी पौधों की वृद्धि व स्वास्थ्य हेतु अत्यंत आवश्यक होता है, उसको हम लोग 2 तरह से डिवाइड करते हैं, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट। अब जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट को फिर से हम 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, मतलब अमाउंट के बेस पे या मतलब उस तरह से बेस पे डिवाइड किया जाता है, ठीक। जैसे हम मतलब मोस्ट रिक्वायर कौन होता है, लेस रिक्वायर कौन होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट में, तो ऐसा भी कैटेगराइज करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे मैक्रो और माइक्रो बहुत फेमस है, तो आपको याद रखना है। जैसे मैक्रो में कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, पूरा 17 यहाँ पे एलिमेंट होते हैं, 17 एलिमेंट, ठीक है। तो मैक्रो और माइक्रो मिला के, ठीक, तो कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम हो गया, और सल्फर, ये सब क्या है माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट के कैटेगरी में देखो जो लेस अमाउंट में होता है, बहुत अल्प मात्रा में होता है, ठीक है, उसे हम लोग माइक्रो बोलते हैं। उसमें मैग्नीज आ गया, कॉपर आ गया, बोरान आ गया, आयरन आ गया, जिंक आ गया, मोलिब्डेनम और क्लोरीन आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो आप इसे कैटेगराइज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैचिंग भी क्वेश्चन बना दिया गया है, मतलब 3 तरह के, कभी कभी इस तरह से मैचिंग आ जाता है तो आपको लगा लेना, लेकिन अब सब चीज़ नहीं पूछना चाहेगा, लेकिन अब याद रखने के लिए आप कर सकते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट में कून हो गया है, पाकिस्तान का मजाज, ऐसे हमने याद किया है तो आप याद रख सकते हैं कून, पाकिस्तान का मजाज, ठीक है। ऐसे बाकी एक याद हो गया, दूसरा अपने आप ही आंसर लगा सकते हैं आप, इसका कोई दिक्कत नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
जैसे अभी हमने जो ऊपर पढ़ा माइक्रोन्यूट्रिएंट, इसमें से कौन नहीं आ रहा? तो इसमें सोडियम नहीं आ रहा, तो सोडियम नहीं है। सोडियम हम लोगों में रहता है, ठीक है, मतलब सोडियम पोटेशियम पंप जो न्यूरॉन्स में होता है उसके लिए होता है ह्यूमन बीइंग में, लेकिन प्लांटों में ज़रूरत नहीं रहता है सोडियम का ज़्यादा। तो यहाँ पे सोडियम हो जाएगा ऑप्शन। बाकी एक ज़रूरी होता है, उसको 2 कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत डिटेल में देखा दिया गया है। माइक्रोन्यूट्रिएंट में आप प्राइमरी वाले हो गए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और द्वितीय सेकेंडरी वाले कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट में जो कम अमाउंट में होते हैं, सोडियम वगैरह की ज़रूरत नहीं होता। कंक्लूजन आप सोडियम यहाँ पे लगा सकते हैं। ये डिटेल में दिया गया दोनों क्वेश्चन से, आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट वाला आपको क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा, तो आप इसे ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, अब मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ज़्यादातर जो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा लगभग मेनली जो एब्जॉर्बेशन होता है, डाइजेशन होता है। जैसे स्टमक में, जैसे डाइजेशन तो आप जानते हैं कि सलाइवा जहाँ सिक्रीट होता है, यानी कि माउथ में टाइलिन एंजाइम होता है, या मतलब कि हम लोग सलेवरी एमाइलेज भी बोल सकते हैं, वहीं से स्टार्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का। और जब स्टमक में जाता है तो वहाँ पे प्रोटीन का ब्रेक डाउन होने लगता है, लेकिन बाकी जब बचा हुआ तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा हो जाता है। तो यहाँ पे छोटी आते हैं, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होगा यहाँ पे। और स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिक मीडियम होगा, एल्कलाइन मीडियम। एल्कलाइन मीडियम किसकी वजह से हो जाएगा? आप जानते हैं बाइल की वजह से होता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखा हुआ है, जैसे डाइजेशन की प्रक्रिया मुख्य रूप से प्रारंभ होता है स्टमक, ठीक है, लेकिन ख़त्म हो जाता है लगभग स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखिए इसमें 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम हो गया, जीजियम हो गया, एल्बम। तो ये भी पूछा जाता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके कितने पार्ट है, ड्यूडेनम, जीजियम और एल्बियम हो गया, ठीक है। और छोटी आंत में ये बाइल का सिक्रेशन होगा, पैनक्रियाटिक जूस भी आएगा, इंटेस्टाइनल जूस भी होता है ये सब, और यहीं पे एब्जॉर्बेशन होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिक डिफरेंस है, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई, माइक्रो विलाई होता है, क्योंकि एब्जॉर्बेशन के सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। और लार्ज इंटेस्टाइन में आपका वाटर का एब्जॉर्बेशन होता है, बाकी किसी का अवशोषण यहाँ पे नहीं होता है। पैनक्रियाज क्या है? पैनक्रियाज आप जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे क्या डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होते हैं, ठीक। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप यहाँ पे मैचिंग क्वेश्चन देख सकते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में 90% लगभग काम हो जाता है यहाँ पे, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। तो इसमें देखा जाए हाइड्रोक्लोरिक होता है, HCl। मानव पेट की दीवार में क्या होता है, एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, और ये क्या करता है, इन ग्रंथियों को अम्लजन कोशिकाएं यानी कि ऑक्जेंटिक सेल होता है जो HCl सिक्रेट करता है। यह अम्लीय वातावरण बनाता है, और ये 2 काम करता है। एक तो जो हम भोजन के रूप में बहुत सारे कंटेमिनेटेड भोजन वगैरह कर लिए, या मतलब नहीं किए तब भी हमारे भोजन में बहुत सारे अनवांटेड बैक्टीरिया चले जाते हैं, मतलब कि बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन चले जाते हैं, तो हाई एसिडिक मीडियम में वो क्या हो जाता है, उनका डेथ हो जाता है, मतलब इनएक्टिव हो जाते हैं। बाकी देखा जाए यहाँ पे, एक तो भोजन को टूटने में और पेट में आने वाले रोगाणुओं को नष्ट करने में सहायता करता है HCl, ठीक। और हानिकारक सूक्ष्म जीवों खिलाफ एक बाधा के रूप में कार्य करता है, ठीक है। और यहाँ पे प्रोटीन को ब्रेकडाउन भी पेप्सिनोजन और पेप्सिन ये सब में करता है, ठीक है, सेक्रेट भी करता है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए, सल्फ्यूरिक अम्ल औद्योगिक अम्ल होता है, रासायनिक प्रक्रिया, और ये कह सकते हैं किंग ऑफ केमिकल, मतलब एसिड बोला जाता है। नाइट्रिक एसिड है, प्रयोगशाला वगैरह में उर्वरक और विस्फोटक आदि बनाने में प्रयुक्त होता है। और फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरस युक्त खाद्य पदार्थ, उर्वरक, ये सब में यूज होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे हमने पढ़ा जठराग्नियों में, अम्लजन कोशिकाओं यानी कि अम्लीय वातावरण बनाने में, प्रोटीन का पाचन करने में और रोगाणुओं को नष्ट करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं,
मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ और गलती होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, तो आप इसे एकदम से याद कर लीजिए। इसमें क्या है? गैस्ट्रीन है। गैस्ट्रीन एंजाइम नहीं, बाकी आप ट्रिप्सिन हो गया, पेप्सिन हो गया, टाइलिन हो गया, ये सब एंजाइम है। जैसे ट्रिप्सिन हो गया, टाइलिन हो गया, पेप्सिन, ये सब मतलब पाचक एंजाइम है। और अग्नाशय, लार ग्रंथियाँ, आमाशय, ये सब के द्वारा सिक्रीट होता है। जैसे ट्रिप्सिन प्रोटीएजेज एंजाइम है जो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा। टाइलिन जो है यानी कि माड़ जो स्टार्च को माल्टोज और डेक्सट्रोज में तोड़ देता है। पेप्सिन आमाशय में प्रोटीएजेज यानी कि प्रोटीन का पेप्टाइडेज में तोड़ देता है। और गैस्ट्रिन हार्मोन होता है और ये स्टमक के जी कोशिकाओं द्वारा मतलब ड्यूडेनम द्वारा मुक्त होता और आमाशय में गैस्ट्रिक अम्ल के स्राव को उद्दीपित करता है। मतलब HCl के सिक्रीशन में गैस्ट्रिन क्या करता है? मदद करता है। ठीक, तो ऐसे गैस्ट्रिन नाम से आपको जानते हैं, मतलब एसिडिटी कम करने के लिए दवा भी आता है। गैस्ट्रिन पाचक एंजाइम नहीं है, यह एक हार्मोन है। ठीक, तो यहाँ पे देखा जाए ट्रिप्सिन क्या काम करता है? पैनक्रियाज यानी कि प्रोटीन को प्रिट्यूडियम में तोड़ता है। टाइलिन क्या होता है? सेलेवरी ग्लैंड, जिसे सेलेवरी एमालेज भी बोलते हैं, स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में तोड़ता है। और पेप्सिन स्टमक और प्रोटीन को प्रोक्टोज में तोड़ता है। और गैस्ट्रिन यहाँ पे जी कोशिकाएँ मतलब ड्यूडेनम और आमाशय में और गैस्ट्रिक अम्ल को सिक्रीशन में मदद करता है। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन फिर से आ जाता है यहाँ पे, ऊपर वाले क्वेश्चन से आपका सही हो जाएगा ये। ठीक है, तो टाइलिन क्या काम करता है? टाइलिन क्या है? एक स्टार्च को पचाता है, जैसे अभी हमने पढ़ा। पेप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन को पचाता है। रेनिन क्या करता है? ये रक्त में एंजियोटेंसिन और एंजियोट्रांसिन मतलब किडनी में रहता है। ये ऑक्सीटोसिन क्या है? एक हार्मोन है और ये मतलब स्मूथ मसल को क्या करता है? मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन काज करता है, जिसे लेबर पेन भी मतलब इसी की वजह से होता है। तो आप समझ सकते हैं इसमें टाइलिन क्या करता है और पेप्सिन क्या करता है, रेनिन क्या करता है। ठीक है, ये भी दो रेनिन होते हैं, एक RENIN, एक रेनिन ये है। ठीक है, अब ये रेनिन क्या होता है? मतलब मिल्क को पचाने में काम करता है। एक RENIN होता है और ये किडनी से याद रखते हैं, ये किडनी में सिक्रीट होता है। जो यहाँ पे रेनिन की बात कर रहा है ये किडनी वाला ये वाला बात कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो रेनिन दिया है ये दूसरा रेनिन है, ये हमारा ये गलत है। ठीक है, रख तो है। ये शिशुओं को हमेशा मतलब कि मिल्क को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ये आप ध्यान रखें, RENIN यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, हम एकदम सही बता रहे हैं। RENNIN रहेगा तो ये स्टमक से सिक्रेट हो, स्टमक में होता है। ऐसे स्टमक में स्पेलिंग NN आता है तो NNI रखते हैं। किडनी में एक ही एन आता है, RENIN आप याद रखें। जो ये किडनी के लिए दिया हुआ है स्टेटमेंट, इसके लिए नहीं दिया है, ये मिक्स कर दिया है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन वही स्मूथ मसल यानी कि लेबर पेन करने में करता है। तो यहाँ पे भी देखिए ये गलत मैच है, आप सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन, मानव शरीर को सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो लीवर सबसे बड़ा होता है, यकृत जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? लीवर होता है। ठीक है, और सबसे बड़ी अंतःस्रावी यानी इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? थायराइड ग्लैंड होता है। और यकृत का देखा जाए साइज क्या होता है? 15x22 होता है। और वेट क्या होता है? 1.5 किलोग्राम होता है। और यहाँ पे पाचक ग्रंथ सिक्रीट करता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन सब के मतलब पाचन में। और सबसे ज़रूरी है हमारे शरीर में जो लीवर ही है क्या है, इसमें रीजनरेशन पावर होगा। अगर लीवर ब्रेक वगैरह हो जाता तो अपने आप ही रीजनरेट हो जाता है। और चीज़ें हैं जैसे मान लीजिए डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है और ग्लाइकोजन स्टोर भी करता है। और विटामिन जो हमारे पर वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं यानी कि फैट सॉल्युबल, वो सब क्या लीवर में स्टोर होते हैं। जैसे विटामिन ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के हो गया। एक विटामिन B12 भी हो जाता है। B12 क्या, अगर हम लोग वाटर सॉल्युबल विटामिन देखा जाए तो बी और सी होते हैं, एक्सेप्ट B12 को छोड़ के। और एक बायोटिन विटामिन होता है, H होता है, वो तो न तो फैट में सॉल्युबल होगा न वाटर में सॉल्युबल होगा।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसके बारे में दिया है, ठीक है, आप पढ़ भी सकते हैं, ऊपर हमने बता दिया इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तो ये देखा जाए फंक ने निम्नलिखित में किसका आविष्कार किया। अब फंक ने किसका आविष्कार किया था, किसको खोजा था, आविष्कार क्या किए थे। तो फंक ने देखा जाए बेसिकली विटामिन के बारे में पता लगाया, ठीक है, और ये बहुत पुराने मतलब 1912 और 1911 के करीब, ठीक है। विटामिन, इसका नाम भी इन्होंने विटामिन से दिया, विटामिन से दिया, ठीक है। और वाइटल मतलब अमीनो एसिड वगैरह ये सब। तो यहाँ पे इनका नाम कैसमियर फंक था और 1911 में सिद्धांत दिया। और कुछ आवश्यक पदार्थ जो शरीर की वृद्धि तथा स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं, भोजन में अल्प मात्रा में उपस्थित होते हैं, ठीक है। और इसमें देखा जाए वाइटल अमीन बोला गया और इसे बाद में विटामिन बोल दिया गया, मतलब इसके दोनों टर्म को मिला के, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट के मतलब जन्मदाता कौन है, ये फ्रैंक ही हैं। विटामिन शब्द का एक तरह से टर्म दिया। तो विटामिन, हार्मोन और प्रोटीन एंजाइम क्या होता है, ये थोड़ा सा आपको जान लेना है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाएगा। जैसे विटामिन की अवधारणा तथा विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले फंक ने किया था, ठीक। हार्मोन, रासायनिक जो हमारे पास क्या हो, मैसेंजर होता है, संदेश वाहक होता है, की धारणा मतलब अर्नेस्ट स्टार्लिंग ने दिया था, बेलिस भी बोला जाता है, ठीक है। और प्रोटीन की संरचना एवं प्रकृति का अध्ययन किसने किया था, बर्जीलियस ने किया है, और हॉपकिंस भी यहाँ पे आते हैं। एंजाइम की खोज जो है यानी कि वही सेल्टर फंक ने भी किया था, फंक फिर आ जाते हैं, और बुकेन ने किया था, ठीक। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे बहुत आसान है कि इसमें वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या, बी और सी वाटर सॉल्युबल हो गया, जैसे अभी हमने बात किया। तो यहाँ पे देखिए डिटेल में दिया है, जल में घुलनशील विटामिन क्या है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह सभी जल में घुलनशील होते हैं। और जैसे B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, और B5 हो, B6 हो गया, B7 हो गया, B9 हो गया, B12 भी दिया है, लेकिन B12 बेसिकली नहीं होता है, इसे आप याद रखना है, ठीक है। स्कॉर्बिक एसिड हो गया। ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमें पर डे विटामिन, कौन से विटामिनों को लेना पड़ता है, तो विटामिन बी और सी को पर डे लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका स्टोरेज शरीर में नहीं होता है और ये यूरिन के थ्रू एक्सेस रहेगा तो निकल जाएगा। तो ऐसा भी पूछा जाता है, यूरिन में हमें कौन से विटामिन मिलता है, तो सी विटामिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में आया है, ठीक है। और बी भी मिल सकता है, क्योंकि ये भी क्या होगा, वाटर सॉल्युबल विटामिन होगा। वाटर इनसॉल्युबल या कह सकते हैं फैट सॉल्युबल ADE के है, और इसका स्टोरेज होता है कहाँ, लीवर और मसल में होता है। तो ये फैट स्टोरेज की वजह से ADK मतलब यूरिन में नहीं मिलता, कम ही मिलेगा, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे मिला सकते हैं सब। नेक्स्ट आते हैं, ये भी इसी से मतलब विटामिन के डिजीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ विटामिन ए की कमी से, डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है, तो देखा जाए ए आँख से रिलेटेड होता है, हम लोग समझते हैं। तो ये नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसे हम लोग रतौंधी भी बोला जाता है, रात में शुरू होता है। विटामिन बी है, विटामिन बी जैसे हम लोग पढ़ते हैं विटामिन बी की वजह से, तो विटामिन बी की वजह से कौन सा विटामिन मतलब सॉरी डिजीज होता है, तो इसमें देखा जाए आपका बेरी हो जाएगा, B1 होता है वैसे बेरी। विटामिन सी को यहाँ पे स्कर्वी हो जाएगा, और डी की वजह से रिकेट्स हो जाएगा। तो आपको ये करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह दिया है, ये सब आप और भी चीज़ें यहाँ पे मैच किया गया है, आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपको, फिर ये विटामिन से रिलेटेड ही है, तो इसमें रेटिनॉल है। अब रेटिनॉल किससे रिलेटेड, विटामिन ए से रिलेटेड है। और क्या होगा, जीरोफ्थैलेमिया होता है रेटिनॉल, मतलब इसी से कमी से। तो यहाँ पे जीरोफ्थैलेमिया यानी कि ड्राई ऑफ आई हो गया, एक हो गया। टोकोफिरॉल हो गया, टोकोफिरॉल किससे रिलेटेड है, ये विटामिन ई से रिलेटेड होता है। टोकोफिरॉल का साइंटिफिक, विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है, जिसे हम लोग इनफर्टिलिटी होता है इसकी कमी से, यानी कि बांझापन कहते हैं। तो इनफर्टिलिटी अगर दिया है तो सही है, स्ट्राइल दिया है, ठीक है। इनफर्टिलिटी यहाँ पे ज़्यादा उचित वर्ड रहता है। साइनोकोबालामिन है, जो अभी हमने पढ़ा कि यानी कि विटामिन जो बी है फैट में सॉल्युबल होता है। विटामिन B12 जिसमें
कोबाल्ट भी होगा, ठीक है, तो साइनो कोबालामिन होता है, बी कॉम्प्लेक्स में होता है, और इसकी कमी से हमें पिरीनेशियस एनीमिया होता है, ठीक है। आयरन की कमी से एनीमिया होता है, इससे पिरीनेशियस एनीमिया होता है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा। और पैरोडॉक्सिन क्या है, पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 होता है, और इससे ज़्यादातर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आता है, मानसिक विकार टाइप का होता है, तो मेंटल डिसऑर्डर यहाँ पे दिया हुआ है, तो यही हो जाएगा। तो विटामिन ए जेरोप्थेलिमिया हो गया, विटामिन ई इनफर्टिलिटी हो गया, विटामिन B12 क्या है, पेरिनेशियस एनीमिया, और विटामिन B6 क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया। तो हमने ये मिला दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल में आपको यहाँ पे दिया हुआ क्या क्या होता है, तो आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन है, लोहा यानी कि आयरन की सबसे अधिक पाया जाता है, सबसे अधिक पाया जाता है, तो ज़्यादा जितना डार्क मतलब ग्रीन सब्जियां होती हैं, या आप कह सकते हैं हम लोग साग वगैरह खाते हैं, तो उसमें आयरन के सोर्सेज ज़्यादा होता है। इसमें हरी सब्जियां दिया है, तो हरी सब्जियां हो जाए। और आयरन के एब्जॉर्बेशन में जो होता है विटामिन सी की ज़रूरत होता है, क्योंकि जो आयरन सब्जियों वगैरह में मिलता है वो फेरिक के फॉर्म में मिलता है, +3 के फॉर्म में। जब वो एसिड के प्रेजेंट मतलब एसिडिक होगा, मतलब विटामिन सी होगा, तो उसे कन्वर्ट कर देता है फेरस, तो फेरस ही हमारा एब्जॉर्ब हो सकता है ब्लड में, यही जा सकता है, क्योंकि इसका मतलब साइज थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो लोहा जो है हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होता है मिनरल। और हरी पत्तेदार सब्जियों, पालक, मेथी, सरसों, चौलाई जो होता है लोहे की मात्रा में सबसे अधिक पाया जाता है। बीन्स पी में भी पाया जाता है, परंतु पत्तेदार में ज़्यादा पाया जाता है। एग वगैरह में लोहा बहुत कम होता है, ठीक है। मिल्क में लोहा लंगैण मात्रा में होता है, तो ये भी पोटेशियम भी नहीं होता है, तो इसलिए दूध और हम लोग बनाना खाने के लिए बोला जाता है, क्योंकि दोनों से पूरा एक तरह से आहार हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे देखिए ये भी सब कुछ लिखा हुआ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित युग्मों यानी कि वसा और तेल दिया है, और इसे हम लोग मैच करना है, ठीक। और ये बोल रहा है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब इनकरेक्ट जोन है, उसी को हमें यहाँ पे ढूंढना है। खनिज तेल, पेट्रोलियम, बिल्कुल बात है। मिनरल रिसोर्सेज होता है पेट्रोलियम, तो ये सही है। वनस्पति वसा यानी कि फाइटो स्टोराल होता है, फाइटो स्टेराल, ये भी सही है। वेजिटेबल जो फैट होता है फाइटो स्टेराल होता है। और सरसों का तेल स्नेहक नहीं, लुब्रिकेंट के रूप में नहीं यूज होता है, ठीक। उसके बाद देखा पशु वसा यानी कि एनिमल फैट जो होता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, ये भी बात सही है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन गलत है, यही मैच नहीं है। तो यहाँ पे अब सब चीज़ दिखे, फाइटो कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब कुछ दिया, लिब्रिकेंट आमतौर मिनरल ऑयल के रूप में यूज होता है, ठीक। तो नेक्स्ट देखा जाए आपको क्वेश्चन है 37 नंबर का, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होता है। जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, खेत में काम करता है, या मतलब मशीनरी उठाता वगैरह है, उसको कितने ज़रूरत होता है। तो ये 4000 किलो कैलोरी दिया है, 4000 किलो कैलोरी उसे ज़रूरत होता है। तो देखा जाए किलो कैलोरी जो ऊर्जा का माप इकाई होता है, और इसे मतलब जब काम करता है तो उसे ज़्यादा चाहिए। यहाँ पे कुछ दिया है, जैसे सीडेंट्री मैन होता है, निष्क्रिय पुरुष हो गया, उसको आपको 2500 से लेकर 2800 किलो कैलोरी। मॉडरेट वर्कर जो है 3000 से 3500, और यहाँ पे हार्ड वर्कर लिखा है तो 3500 से 4000 दिया है, तो 4000 ऑप्शन में तो। और वेरी हार्ड हो जाएगा तो ये 4500 से 6000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ये ऑप्शन मतलब यहाँ पे मिल रहा है, तो आप इससे कर सकते हैं। भोजन विषाक्तता यानी कि फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग का भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो फूड पॉइजनिंग इसमें सैल्मोनेला और ब्रुसेल्लाई से होता है, ठीक है, इसी से फूड पॉइजनिंग होता है, जिसे हम लोग सैल्मोनेला ब्रुसेल्लाई मतलब बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से होता है। और यहाँ पे देखा जाए ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव टाइप के बैक्टीरिया के लिए ही यहाँ पे स्ट्रेनिंग होता है। तो बैक्टीरिया के लिए अगर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव स्ट्रेनिंग देखा जाए पूछा जाए तो इसी बैक्टीरिया के लिए होता है। और बाकी इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है, आप इसी से मतलब कर सकते हैं जो चीज़ें दिया है, तो वही है।
जैसे यहाँ पे आप कर सकते हैं ई कोलाई क्या काम करता है, सैल्मोनेला ब्रुसलाई क्या करता है, और स्यूडोमोनास क्या काम करता है, और कैंडाइडी क्या काम करता है, फंगस होता है। तो डीपीटी का टीका यानी कि डीपीटी का जिसे डिप्थीरिया, पेरोटोसिस और टिटनस बोलते हैं, ठीक है। तो इसका टीका किसे लगाया जाता है, तो मतलब इसका फुल फॉर्म है ना डिप्थीरिया, पेरोटोसिस मतलब कुकुर खांसी जिसे वूपिंग कफ बोला जाता है, और टिटनेस होगा उसी के लिए होता है, तो इसका फुल फॉर्म यही है। तो ठीक, और तो 3 गंभीर बीमारियों के लिए होता है। डिप्थीरिया हो गया, ठीक है, गले और नाक को प्रभावित करता है। पेरोटोसिस वूपिंग कफ हो गया, कॉन्टेजियस है और तेज खांसी वगैरह आता है, मतलब डॉग टाइप की आवाज़ निकलता है। टिटनस हो गया, मिट्टी, जल और लोहे इस सब की वजह से होता है। पोलियो हो गया, आप जानते हैं वैसे पोलियो वैक्सीन, वो POPI ओरल पोलियो वैक्सीन दिया जाता है, ठीक है। प्लेग वगैरह के लिए भी यहाँ पे है, ठीक है। तो इससे बचाया नहीं जा सकता, लेकिन आपको अलग अलग चीज़ें दिया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन आपको मिल रहा है, ये हमने बहुत डिटेल में किया था, बहुत चार्ट अच्छा बताया था, ठीक है। तो वहाँ से आप देखेंगे तो डिजीज वाला क्वेश्चन हो जाएगा, मैंने बहुत बार आपको फोर्स किया। तो वायु से फैलने वाला कौन सा होता है, वायु से, तो ये देखा जाए कॉलरा हैजा वायु से फैलता है, नहीं फैलता, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत आंसर शायद ये पिक कर दिया है। तो वायु से जो है ट्यूबरकुलोसिस यानी कि TB फैलता है, ठीक। पानी, ये कॉलरा हो जाएगा, ठीक है। संपर्क कांटेक्ट से सिफिलिस हो जाता है, और घाव वगैरह से टिटनेस हो जाता है, ये करेक्ट है। आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं। देखें यहाँ पे तो गलत नहीं दिया है। TB ट्यूबरकुलोसिस एयर बॉर्न डिजीज है, वाटर बॉर्न डिजीज आपका डिप्थीरिया हो गया, कॉलरा हो गया, और कॉन्टेक्ट से सिफिलिस हो गया, गोनोरिया वगैरह हो गया, और जितने फंगल डिजीज होते हैं, ठीक है। और वुंड यानी कि घाव वाले टिटनेस हो गया। तो यहाँ पे सही दिया है, ये आप गलत है, तो आप इसे मैच कर सकते हैं, ये शायद सही है B वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेग, ठीक है। अब ये कहाँ पे इफ़ेक्ट करता है, तो प्लेग देखा जाए, प्लेग क्या काम करता है, तो ये पिस्सू के काटने से फैलता है, मतलब ये 2 ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हो गया। तो यहाँ पे भी गलत ऑप्शन इन्होंने सही किया है। प्लेग आपके पिस्सू को काटने से होता है, यानी कि जो फ्ले होता है, FLEY। फाइलेरियासिस, जैसे फाइलेरियासिस मॉस्किटो जो एलिफेंटियासिस है, फीमेल क्यूलेस के काटने से होता है, मच्छरों से होता है, इससे बेरी बेरी है, ये विटामिन B की कमी से होता है, और टाइफाइड जो मतलब आपका आंतों को प्रभावित करता है, ये आपको यहाँ पे दिया है, यहाँ सही लिखा है वो कब, ठीक, आप देख सकते हैं। अब निम्नलिखित में एंटीबायोटिक कौन सा है, तो एंटीबायोटिक देखा जाए इसमें कौन कौन सा, तो पेनिसिलिन तो बहुत फेमस एंटीबायोटिक है, और सल्फाडक्स भी एक तरह से आ जाता है, मतलब लेकिन वो एंटीबायोटिक नहीं होता है सल्फाडक्ट का। पैरासीटामॉल एलर्जी एनालर्जी से एंटीपायरेटिक होता है, तो यहाँ पे पेनिसिलिन आ जाएगा उसमें, ठीक। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन आपको, निम्नलिखित द्वारा होने वाले बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयाँ किसके लिए कारगर है, तो मतलब बैक्टीरिया के लिए, आप जानते हैं बैक्टीरिया जीवाणु के लिए, तो बैक्टीरिया के लिए सल्फा ड्रग्स दिया जाता है, सिंथेटिक ड्रग्स होता है, और सल्फाफोनामाइड होता है, इसमें सल्फामेराजाइन होता है, सल्फाडाइजीन होता है, ये सब होता है, और पेंट्रोसिल और सिब्रोजोल और सल्फोनामाइड वर्ग की दवाई होते हैं, और इसे हम लोग सर्वप्रथम पांटोसिल ने डिस्कवर किया था 1932 में, तो आप इसमें देख सकते हैं किसको क्या दिया जाता है। नेक्स्ट देखा जाए इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है, तो देखा जाए ये भी एक तरह सार्स CoV ये सब आपने सुना था कोरोना के दौरान, सार्स भी कोविड ये सब आ जाते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमने इसके वैक्सीन के डिटेल मतलब डिस्कस किया था, उसको भी देख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें नोवल कोरोना वायरस होता है, ये आपको मिल जाता है, COVID-19, और सार्स सेवरल एक्वाटिक रिस्पायरेटरी सिंड्रोम होता है,
मिडिल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम होता है, ठीक है। पहली बीमारी 2003 में, 2012 में आया था। ये सब मतलब इससे भी रिलेटेड आ जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया है, यानी कि MERS मिडिल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम 2012, जिसे हम लोग कोरोना वायरस कह सकते हैं। और सार्स हो गया, सेवियर एक्वाटिक रिस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है 2013 में, कोरोना वायरस ही है। और कोरोना वायरस जो कोविड-19 में आया था, ये बहुत फेमस है। ये सार्स CoV का ही एक NCoV भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखा जाए आज हम 45 क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद करेंगे हमें लास्ट, ठीक है। निम्न रोगों में कौन सा जीवाणु रोग बैक्टीरियल डिजीज है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवाणु के रोग को आपको पता लगाना है। तो डिप्थीरिया हो गया, है बैक्टीरियम से होता है, ठीक है। ये आपको साइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया होता है, यह जीवाणु रोग है, ठीक है। डिप्थीरिया तो जीवाणु रोग हो गया। दूसरा देखा जाए प्लेग एर्जीनिया पेस्टिस होता है, ये भी बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। ये वायरस के कैटेगरी में भी आता है, तो ये भी हो गया, ठीक। निमोनिया हो गया, जिसे हम लोग निमोनिया यानी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही बोलते हैं, ये भी। यह हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा फैलाता है, वो भी यहाँ पे हो जाएगा। डेंगू वायरस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फेल्बराइड वायरस के रूप में होता है, तो यहाँ पे आपका डेंगू हो गया, ठीक है। आप इसे देख सकते हैं कौन से कौन होता है। उसके बाद देखा जाए यहाँ से हम लोग नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहेगा, कल हम इसे कंप्लीट कर लेंगे साइंस वाला, फिर दूसरा आपको सेगमेंट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।